हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में स्किन के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। स्किन क्या होता है, किस उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो चलिए बारीकी से सब कुछ पढ़ते हैं। तो स्किन क्या है? स्किन जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन देखें तो वो क्या है, लीवर है। और एक्सटर्नली देखें तो स्किन है। स्किन क्या है, पूरे बॉडी को बाहरी तौर से कवर किए रहता है। तो ये एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है बॉडी के। और ये क्या होता है, इसे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और हमारे बॉडी के पूरे वेट का देखें तो 16 to 17% जो वेट होता है वो क्या है, स्किन का होता है। मतलब स्किन जितना कवर किया है पूरे बॉडी को, अब खुद से सोचिए उसका 16 to 17% तो वेट होगा ही, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके मेनली क्या है कि दो पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। उन दोनों को अटैच करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी एपिडर्मिस जो है वो सबसे ऊपरी लेयर है, उसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो डर्मिस है, और जो थर्ड लेयर जो होता है उसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। थर्ड लेयर जो है वो हमारे स्किन के पार्ट में नहीं आता है। वो क्या करता है कि जो अंदर के ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं उससे स्किन को अटैच करता है, यानी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो मेनली 2 पार्ट होते हैं स्किन के, पहला एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे सुपरफिशियल लेयर है, यानी बाहरी लेयर है। ये थीन होता है, ठीक है। और ये एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, बहुत सारे सेल्स को कंटेन करता है, जैसे मेकेरोटिनोसाइट्स हो गए, मेलानोसाइट्स हो गए, लैंगरहैंस हो गए, मर्कर सेल्स हो गए। मतलब बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एपिडर्मिस में होते हैं। मोस्टली कौन सा होता है, केरोटिनोसाइट्स होता है, ठीक है। लगभग 90% जो है यही सेल कवर किए रहता है एपिडर्मिस लेयर को। तो ये क्या होता है, बहुत ही थीन होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और सेकेंड कौन सा लेयर है, डर्मिस है, जो कि डीपर यानी भीतरी जो परत होता है, जो अंदर का लेयर होता है वो कौन सा होता है, डर्मिस होता है। वो थिक होता है, यानी एपिडर्मिस से अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो जो डर्मिस लेयर है वो क्या होता है कि मोटा लेयर होता है, यानी थिक होता है। ये कौन से टिश्यू से बना होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर को अटैच करने वाला एक मेम्ब्रेन है जिसको कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब तीसरा लेयर कौन सा है, तो तीसरा लेयर है सबक्यूटेनियस लेयर, जिसे कि हम लोग हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये डर्मिस के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, जस्ट डीप टू द डर्मिस बट नॉट पार्ट ऑफ स्किन। मतलब क्या होता है कि डर्मिस से नीचे होता है, ठीक है, लेकिन ये स्किन का पार्ट नहीं होता है। फिर ये क्या होता है कि एरियोलर और एडिपोस टिश्यू से बना होता है, ठीक है। एरियोलर और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि स्किन को जो अंदर, मतलब हमारे अंदर जो है बॉडी में टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, जिससे स्किन बाहरी लेयर है और वो सब अंदर का पार्ट है, तो वो दोनों को वो अटैचमेंट का काम करता है, यानी जोड़ता है। फिर हम लोग पहले लेयर के बारे में जानेंगे, जो कि क्या है, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस जो है वो कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। 4 लेयर्स होते हैं इसमें। पहला लेयर है कैरोटिनोसाइट्स, जो कि क्या होता है, किस प्रोटीन से बना होता है, ये कैरोटीन, जो कि एक प्रोटेक्टिव, मतलब ये बहुत ही टफ़ होता है। जो कैरोटीन होता है टफ़ होता है, जैसे हमारा हेयर जो है वो कैरोटीन से बना होता है। नेल देखते हैं कितना टफ़ है, तो नेल भी किससे बना होता है, कैरोटीन से बना होता है। हमारे जो एपिडर्मिस है उसका लगभग 90% पार्ट जो है वो कैरोटिनोसाइट से बना होता है, ठीक है। अब सेकेंड सेल जो है वो मेलानोसाइट्स है। मेलानोसाइट क्या है कि वो 8% जो है एपिडर्मिस में, मतलब एपिडर्मल सेल जो है वो लगभग 8% कौन सा होता है, मेलानोसाइट्स होते हैं एपिडर्मिस में। अब क्या है कि ये कौन से प्रोटीन पिगमेंट को कंटेन करता है, तो वो है मेलानिन। मेलानिन जो है वो क्या करता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानिन ज़्यादा हुआ तो वो क्या करता है कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है। यानी कैरोटीन का क्या फंक्शन है, तो वो हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, ये सब में हेल्प करता है।
ठीक है। और जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो मेलानिन नामक पिगमेंट को क्या करता है, कंटेन करता है। और मेलानिन जो है वो कलर पिगमेंट है, यानी हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम गोरे होंगे, सांवले होंगे, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि मेलानिन का कितना अमाउंट है हमारे ये स्किन में, ठीक है। तो अब क्या है कि थर्ड जो सेल्स हैं उनका नाम है लैंगरहैंस सेल्स। ये क्या करता है कि इम्यून सेल्स लोकेटेड इन द एपिडर्मिस, यानी लैंगरहैंस सेल्स का मेन क्या काम है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करेगा, ऐसे इम्यून सेल्स को कंटेन करेगा जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ये जो इम्यून सेल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब ये किल कर देंगे और उनके एंट्री को ही प्रिवेंट कर देंगे, यानी हमारे बॉडी में बाहरी कोई चीज़ आ ही नहीं पाएगा, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आ ही नहीं पाएगा, तो इन्फेक्शन कहाँ से होगा। तो हम लोग तो बचे रहेंगे ना, हेल्दी रहेंगे। चौथा है मर्कल सेल्स, जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सेंसेशन। देखते हैं कि बाहर में कुछ भी हुआ, बाहर में कोई गर्म चीज़ छू लिए या भी कुछ भी छू लिए तो अचानक से हमें फील होता है, तो ये क्या होता है, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स भी बोल सकते हैं, मर्कर सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस के कुछ लेयर होते हैं, 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। पहला लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरा लेयर होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरा लेयर होता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, चौथा लेयर होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और पांचवा लेयर होता है स्ट्रेटम बैसिले या फिर जर्मिनेटिवम, ठीक है। तो जो ये पांचों लेयर होता है वो किस चीज़ में काम करता है, तो वो डर्मिस को प्रोटेक्शन के लिए रहता है, यानी डर्मिस को प्रोटेक्ट किए रहेगा। जो कॉर्नियम है स्ट्रेटम कॉर्नियम वो तो इतना एसिडिक होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने ही नहीं देगा, मतलब उसको पहले ही किल कर देगा, यानी कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है पूरा लेयर। यानी लेयर होता ही क्यों है, स्किन भी एक लेयर ही है जो कि हमारे बॉडी को बाहर जो है बाहरी चीज़ों से बचाए रखता है, बैरियर का काम करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को, जो भी पार्ट्स हैं उन सबको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा ये स्किन है उसको 2 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है थिक स्किन, दूसरा है थिन स्किन। थिक स्किन जो होता है जैसे हमारे हथेली हो गए, पाँव के तलवे हो गए, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन हम लोग काम करते हैं हाथ के हथेली से, यानी कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा हाथ रिस्पॉन्सिबल होता है, हाथ ही से करते हैं तो हाथ का ज़्यादा वर्क है, तो इसके जो टिश्यूज़ हैं वो जो सेल्स हैं वो टफ़ हो जाते हैं धीरे धीरे। पैर का जो तलवा, इतना हम लोग चलते इतना चलते हैं, बिना चले कोई काम होगा ही नहीं, तो इतना चलते हैं कि उसके चलते फ्रिक्शन, यानी जितना फ्रिक्शन वाला काम है उतना हम लोग पैर और हाथ से ही करते हैं। तो हमारा जो फिंगर टिप, पाल्म्स एंड सोल्स ऑफ द फीट, ये जो है सोल हो गया तलवा, पाल्म हो गया हाथ का हथेली, फिंगर टिप यानी जो फिंगर का आगे का पार्ट है ये टफ होता है ये सब, तो ये सब क्या है थिक स्किन में आता है। और जो थिन स्किन है यानी अब जितने बचे हुए पार्ट हो गए, फेस का स्किन, हमारे बैक पोर्शन का और जितने भी पोर्शन का स्किन है वो सारा जो बचा हुआ है वो सारा थिन स्किन में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एपिडर्मिस के पास कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होते हैं, यानी ब्लड वेजल्स नहीं है तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा भैया। तो न्यूट्रिशन के लिए इसको किसी से तो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन चाहिए तो उसको डर्मिस के कांटेक्ट में यानी डर्मिस से टच में रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, एपिडर्मिस और डर्मिस को एक दूसरे से अटैच किए रखता है। तो जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो कौन करता है, डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और वो डर्मिस लेयर जो है अपने कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेजल्स कंटेन करेगा, यानी वस्कुलराइज्ड होगा। तो वो क्या करेगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब एपिडर्मिस को डिफ्यूज़न भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो एपिडर्मिस तक पहुंचाता है। तो अब हम डिफ्यूज़न के बारे में बताते हैं। तो डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, यानी कि डर्मिस में क्या है कि ब्लड वेजल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और एपिडर्मिस को देख लें तो उसमें ब्लड वेजल्स ही नहीं है, एवस्कुलराइज्ड है। तो एवस्कुलराइज्ड मतलब होता है कि ब्लड वेजल्स अब्सेंट हैं, तो उसका कंसंट्रेशन ऐसे ही लो है, ब्लड वेजल है ही नहीं तो उसका कंसंट्रेशन तो लो हुआ ना। तो अब डिफ्यूज़न प्रोसेस होना है, यहाँ पे हाई टू लो जाना है,
न्यूट्रिएंट को, तो डर्मिस से एपिडर्मिस में जाएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रिएंट मिल गया एपिडर्मिस को। अब वहाँ पे जितने भी मतलब सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेल तो एपिडर्मिस में ही हैं। अब हमारा क्या होता है कि अगर डर्मिस लेयर जो है, अगर डर्मिस लेयर से सेल्स जो हैं, जो भी सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर वो डर्मिस लेयर से थोड़ा दूर चले गए, यानी किसी भी कारण मोटापा हो गया, ओबेसिटी यानी कि अब मोटे हो गए, या फिर कोई दूसरा रीज़न हो गया, सेल जो है दूर भाग गया, अब भैया उसको कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिएंट? वो तो भैया अब मर ही जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो इस तरह से वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब पहला लेयर यानी एपिडर्मिस के 5 लेयर मैंने बताया। ठीक है, तो पहला लेयर कौन है? स्ट्रेटम बेसिले, या फिर जो सबसे अंदर का लेयर है, डीपर लेयर है, यानी 5वां लेयर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि डर्मिस से तो अटैच कौन सा लेयर रहेगा? ऊपर से देखें तो कौन सा लेयर रहेगा? तो जो डीपेस्ट लेयर है वो हमारा कौन सा है? स्ट्रेटम बेसिले या फिर जर्मिनेटिवम। ये क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या रहता है कि उसी के ऊपर रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो डर्मिस से टच में रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्ट्रेटम बेसिले रहेगा। फिर है कि ये जो होता है वो कैरोटिनोसाइट्स, मतलब इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर कैरोटिनोसाइट्स, यानी कि इसी लेयर में जो बेसिले है उसमें भी कैरोटिनोसाइट्स प्रेजेंट हुआ। ठीक है, और ये जो होता है माइटोटिकली एक्टिव होता है। ठीक, इतना डीपली नहीं जानना हम लोग को, बस ऊपर ऊपर जान लेते हैं कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस में 5 लेयर प्रेजेंट होते हैं, तो और जो कि मतलब डर्मिस से सबसे नज़दीक में कौन सा है? तो नीचे से देखें 5 4 3 2 1, यानी 5th पे कौन सा है? स्ट्रेटम बेसिले। 4th पे कौन सा है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। 3rd पे कौन सा है? तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक है, और 2nd पे कौन है? तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम। 1st पे कौन सा है? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ऐसे ही 5 लेयर हैं। ठीक है, 5 का अपना अलग अलग फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो क्या करता है? कैरोटिनोसाइट्स को कंटेन करेगा। उसका एसिडिक पीएच मतलब जो होता है उसका पीएच वो मतलब 5 पॉइंट कुछ ऐसे अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो एसिडिक होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो अपने एसिडिक नेचर से ही मार देगा। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ही नहीं तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, एक कैलस नामक मतलब ये क्या है कि कैलस एक समझो तो एक इन्फेक्शन की तरह है। मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम रिजल्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट एक्सपोजर टू फ्रिक्शन, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी स्किन का पार्ट है, एपिडर्मिस का जो पहला लेयर है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हम लोग हथेली से ज़्यादा काम लेंगे, हाथी से करते हैं, तो क्या होता है कि पाल में हथेली में क्या होता है कि एक फोड़ा छाला टाइप हो जाता है। खेती किसानी जो कर रहे हैं उन किसानों के हाथ में देखो तो बहुत सारे छाले फोड़े होते हैं, तो वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हो जाता है काम करते करते घिस घिस के वो लेयर थिक हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग वो जो मतलब डिजीज हो जाता है या फिर कहो जो भी वो समस्या आती है उसको हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल थिकनिंग हो जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। स्ट्रेटम कॉर्नियम किसका पार्ट है? तो वो एपिडर्मिस का पार्ट है। देखिए, अब हम डर्मिस के बारे में बता रहे हैं, तो डर्मिस क्या है कि 2nd लेयर है। ठीक है, स्किन का 1st लेयर एपिडर्मिस के 5 लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिले या फिर जर्मिनेटिवम। ठीक है, अब इसमें जो एपिडर्मिस में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? कैरोटिनोसाइट्स हैं, मिलानोसाइट्स हैं, लैंगरहैंस हैं, मर्गेल सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स 4 हैं और जो लेयर हैं वो 5 हैं एपिडर्मिस के। इतना समझ गए? अब हम लोग 2nd लेयर यानी कि डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्किन का 2nd पार्ट। तो जो डर्मिस होता है वो डीपर पार्ट है। ठीक है, अंदर यही रहेगा, और क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, जिसमें कौन कौन सा? वो कोलेजिन फाइबर होगा, इलास्टिक फाइबर होगा। इसके 2 लेयर होते हैं, जैसे एपिडर्मिस के 5 लेयर थे वैसे ही डर्मिस के 2 लेयर हैं। ठीक है,
तो डर्मिस के 2 लेयर हैं। तो पहला कौन सा है, सुपरफिशियल लेयर जिसे पेपिलरी लेयर कहेंगे, और दूसरा है डीपर लेयर जिसे कि हम लोग रेटिकुलर लेयर बोलेंगे। पेपिलरी लेयर जो होता है वो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बना होता है। उसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या है कि एक बायोलॉजिकल सेल है जो कि क्या करता है, कोलेजन को सिंथेसिस करेगा, और फिर ये जो होता है घाव को भरने में, यानी कभी कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गया, तो उसके हीलिंग के लिए, यानी उसको बहुत जल्दी ही सेल्स को डिवाइड कर, सेल्स को मतलब वहाँ पे एकदम फुलफिल करेगा, जो भी वहाँ पे घाव को ठीक कर देगा, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डर्मिस के पेपिलरी लेयर में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। और फाइब्रोब्लास्ट एक क्या है कि एक बायोलॉजिकल सेल है जो कि कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन हेल्प करता है किसमें, घाव को ठीक करने में, यानी वाउंड हीलिंग में। इसके पास फेगोसाइट्स प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें बहुत सारे नर्व्स होंगे, सेंसरी नर्व्स, कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है पेपिलरी लेयर का, तो उसका फंक्शन है कि वो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, एपिडर्मिस को फीड करता है। और जो सेकेंड लेयर है उसे हम लोग डीपर लेयर भी कहते हैं, या फिर कहेंगे रेटिकुलर लेयर, जो कि डीपर होता है, मतलब अंदर होता है, और ये थिक होता है उसके कंपैरिजन में, पेपिलरी के कंपैरिजन में। ये भी कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से ही बना होगा। वेल वस्कुलराइज्ड होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स होंगे, इसको न्यूट्रिशन की तो कमी होगी ही नहीं, एकदम मोटा होता है, थिक होता है। और ये क्या करता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी स्किन में जो सबसे मोटा है, यानी मतलब स्किन में जो सबसे मोटा है वो तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ही ना। तो जो डर्मिस है उसमें 2 लेयर हैं, पेपिलरी एंड रेटिकुलर। पेपिलरी ऊपर होता है, पतला होता है, और जो सेकेंड लेयर है वो होता है मतलब डीपर लेयर कौन सा है, तो रेटिकुलर लेयर है जो कि मोटा होता है। और जो डीपर लेयर है वो क्या करता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी उसको एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखेगा, स्ट्रेंथ यानी कि उसको मजबूत रखेगा उस पोर्शन को, ठीक है। और जो पेपिलरी लेयर होता है उसमें तो भैया फाइब्रोब्लास्ट हैं ही। तो फाइब्रोब्लास्ट है तो वो क्या करता है कि एक बायोलॉजिकल सेल है जो कि कोलेजन को प्रोड्यूस करेगा, और कोलेजन क्या करता है, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, यानी घाव को ठीक करने में किसका काम है, तो पेपिलरी लेयर का। अब हम लोग किसके बारे में, जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो हम लोग सुने होंगे स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है। स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है, तो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, यानी कैसे हमारे बॉडी में ऐसे हो जाएगा। तो जो सेकेंड लेयर डर्मिस है, स्किन का सेकेंड पार्ट क्या है, डर्मिस है। तो जो डर्मिस होता है वो स्ट्रेच होता है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर डायरेक्ट हम मोटे होने लगते हैं, ओबेसिटी होने लगता है, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और फिर वहाँ पे क्या होते हैं मतलब लाइन सा जनरेट, मतलब कोई भी चीज़ फटेगा तो वहाँ पे दरार आएगा, तो उसी को हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। यानी डर्मिस लेयर का ही स्ट्रेच होना स्ट्रेच मार्क्स क्रिएट करता है। अब क्या है हमारा कि रेटिकुलर पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे तीसरा लेयर जो कि हमारे स्किन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग मोस्टली बहुत जगह सुने होंगे स्किन के 3 लेयर हैं, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली जहाँ भी देखें हम लोग 2 भी मिलेगा 3 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीसरा पार्ट क्या है इसका, तो तीसरा है सुपरफिशियल लेयर, या फिर हाइपोडर्मिस, या फिर कहें तो सबक्यूटेनियस लेयर। ये क्या करता है कि स्किन को अंदर के मसल से कांटेक्ट में लाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइपोडर्मिस जो तीसरा लेयर है, यानी वो स्किन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो अंदर के ऑर्गन को बाहर के सरफेस से स्किन से कांटेक्ट में रखता है, अटैच किए रखता है। ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। फैट को स्टोर करेगा तो क्या करेगा कि इंसुलेटर की तरह काम करेगा, यानी इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। फिर क्या होता है कि डर्मिस के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं, और कि डर्मिस क्या होता है कि डर्मिस जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स को कंटेन करता है, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, फिर आपका सीबेसियस ग्लैंड हो गया। तो सीबेसियस ग्लैंड क्या है, सीबम सिक्रीट करेगा, एक ग्रीसी सब्सटेंस होता है, ऑयली सब्सटेंस जिसको सीबम कहते हैं। वो बॉडी को सॉफ्ट बनाए रखता है स्किन को, यानी मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, वो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, यानी वाटर को लूज ही नहीं होने देगा,
कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ही होने नहीं देगा। सीबम का ऐसा फंक्शन है कि वो कोई भी इन्फेक्शन को जल्दी जनरेट नहीं होने देता है। बैक्टीरिया आ रहा है उसको ग्रो ही नहीं करने देगा, अपने ही वहाँ पे बहादुर बन के बना बैठा रहेगा। तो ये भी सही है, मतलब डर्मिस का अच्छा फंक्शन है। सीबेसियस ग्लैंड को कंटेन किया तो वो सीबम सिक्रीट कर रहा है। सीबम का अपना अच्छा फंक्शन है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया, स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सीबेसियस ग्लैंड की। और जो ये है मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम वो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जानेंगे हम लोग कि फंक्शन क्या है, यानी कि स्किन के फंक्शन क्या क्या हैं। स्किन के फंक्शन में चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं, ये बहुत पीपीटी लंबा हो जाएगा। तो स्किन के फंक्शन के बारे में अगर हम बताएं तो वो क्या होता है कि पहला तो टेम्परेचर रेगुलेट कर देगा। ठीक है, स्किन क्या है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस, यानी कि जैसे आर्मी बॉर्डर पे खड़ा रहता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी का स्किन है, यानी आउटर लेयर है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंट्री करने को आया तो उससे पहले ही भैया बोल देगा बाय बाय, तुम जाओ, तुम्हारी एंट्री होगा ही नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, तो वो वो क्या करता है कि प्रोटेक्शन का काम करता है। पहला हो गया प्रोटेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर ही नहीं करने देगा, उसको पहले ही भगा देगा। फिर क्या करता है कि वाटर बैलेंस करता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, वो सब तो समझ गए होंगे हम लोग। फिर क्या करता है कि सेंसेशन, यानी सेंस, हम लोग का स्किन से ही कोई चीज़ टच होता है तभी ना हम लोग समझते हो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में फिर जाता है इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व से। तो टेम्परेचर रेगुलेट हुआ, वाटर बैलेंस हुआ, सेंसेशन का काम इसी का है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंस का काम करता है। फिर है कि हमारे स्किन में क्या होता है कि इर्गोस्टिरोल नाम का एक पार्ट है। ठीक है, इर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है जो कि विटामिन डी के सिंथेसिस में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। यानी यूवी रेज आएंगे तो वो क्या करता है कि इर्गोस्टिरोल जो है हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। इर्गोस्टिरोल जो है वो विटामिन डी को सिंथेसिस करता है। तो ये विटामिन डी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, फिर वहाँ पे कैल्शियम के रूप में ये हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम के रूप में मतलब वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि वो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम तो बोन के लिए ही है ना, बोन को, हड्डी को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक, इसके बाद एक्सक्रीशन, यानी स्वेट जो है वो पसीना निकलना, वो तो एक्सक्रीट ही हो रहा है ना, बॉडी से वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जैसे एपिडर्मिस में क्या है, सेल्स के नाम बताए थे, तो उसमें लैंगरहैंस जो सेल है वो क्या है, उसका बहुत ही ज़्यादा वो इम्यून सेल्स कंटेन करता है। इम्यून सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ही नहीं करेगा, तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा।